हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ अमीश पाठक। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। है ना, मैं प्योर कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ यार, तो इतने कम समय में आपको जो कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई भी बात है नहीं। ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यार। माय नेम इज़ अमीश पाठक एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ऑल्सो आई एम अ होमी बाबा सिल्वर मेडलिस्ट, और भी मेरे कई सारे अचीवमेंट्स हैं जो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। दूसरा जो कंसर्न है कि सर नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको मेरे जीमेल पे या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे हाई भेजना है कि सर मुझे XYZ लेक्चर के नोट्स चाहिए, आई विल शेयर यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो भाई तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अगर पसंद आए, जो कि आपको आएगा, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग टाइम ऑन यू गाइस। है ना, जो गलतियाँ मेरे समय पे मैंने करी थी, जो चीज़ें मेरे समय पे अवेलेबल नहीं थी, उस लेवल का कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को दूँ, सो दैट आप लोग को ये चीज़ चमक जाए इंस्टेड ऑफ लर्निंग। है ना, तो चालू करते यार एनर्जी से। तो एनर्जी बेसिकली है क्या, पिछली बार ही मैंने बताया आपको कि जैसा वर्क है वैसा फिजिक्स में वर्क है नहीं। है ना, हम सोचते हैं कि हमने काम किया, लेकिन फिजिक्स बोलता है कि भाई जब फोर्स लगेगा और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा। सर एनर्जी क्या है, सपोज आपको वर्क डन करना है, तो कुछ ना कुछ आपको भाई एनर्जी लगेगी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। सर इसको इंग्लिश में बताओ, यानी कि वर्क डन करने के लिए आपकी कुछ ना कुछ आपको कैपेसिटी लगेगी, उसी कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं। सर आइए तो बच्चा भी बता देगा। मैंने बोला हाँ भाई, ये तो बच्चा भी बता देगा, इसलिए ये पूछेंगे थोड़ी ना। बिल्कुल सही बात है, पूछेंगे तो आगे की चीज़ कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल। सर ये तो वर्क की भी यूनिट होती है, बिल्कुल सही पकड़े मेरे भाई, ये क्या होती है, वर्क की भी यूनिट होती है। तो भाई एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो वर्क है या जो एनर्जीज़ है, एनर्जी में सर काइनेटिक एनर्जी की भी यही यूनिट होगी क्या, यस भाई। पोटेंशियल एनर्जी की भी यही होगी क्या, यस भाई। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी यही होगी क्या, बिल्कुल। स्प्रिंग एनर्जी की भी यही होगी क्या। भाई कोई भी एनर्जी आ जाए उसकी यूनिट जूल ही होती है ना। और वर्क एंड एनर्जी बेसिकली सेम ही तो चीज़ है, क्योंकि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। है ना, तो अगर ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती, अगर इनकी यूनिट अलग अलग होती, तो क्या ये कैपेसिटी कहलाती, बिल्कुल नहीं सर। इसलिए जो एनर्जी है उसकी भी यूनिट जूल होती है, SI यूनिट, और उसके भी CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग। कल के ही लेक्चर में मैंने बताया था 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, और इसमें और कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे आपको फंसाएगा। आपको 50 एनर्जी दे दी जाएगी, पूछेगी इसकी यूनिट क्या है, तो तुमको एक चीज़ पता है सर, चाहे एनर्जी हो चाहे वर्क हो, सबकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ सिलेबस में अपने एनर्जी दे रखी है ना। एक दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने सिलेबस में है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये टिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी भी यूनिट जूल है भाई, CGS यूनिट अर्ग है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी जो मोशन के लिए लगती है ना। कई भी चीज़ अगर है ना चलते हुए आपको दे रही है, क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी की बातें चल रही है, क्वेश्चन में अगर दौड़ने की बातें चल रही है, क्वेश्चन में अगर दौड़ाने की बातें चल रही है ना, क्वेश्चन में अगर कुत्ता पीछे चढ़ गया आप दौड़ गए जा रहे हो, है ना, कुछ भी अगर मोशन की बातें चल रही है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये किसका सवाल है। तुम बोलोगे सर ये तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल है, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बिल्कुल सही बात है सर, कितनी ईजी बात है ना। तो ये वही इतनी आसान सी चीज़ है जो हर कोई को पता होती है। एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जो आपको बाय हार्ट याद कर देना है। इसका डेरिवेशन दे रखा है, मैं वो नहीं कराऊंगा, कुछ काम का नहीं है। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो क्वेश्चन रहेगा, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में मास दिया रहेगा, हाँ सर, इसका यूनिट कन्वर्जन संभाल लेना। है ना, ग्राम में दिया रहेगा तो केजी में कर लेना, है ना, मिलीग्राम में दिया होगा तो केजी में कर देना है, नहीं भाई संभाल लेना। ठीक है, फिर आपको क्या दी रहेगी, वेलोसिटी दी रहेगी। वेलोसिटी भी अगर किलोमीटर पर आवर में रहेगी और उसको मीटर पर सेकंड में करना भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो इस तरीके से वो खेलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ ये यूनिट में फंसाएगा, तो आपको एक मास दिया रहेगा, आपको एक वेलोसिटी दिया रहेगा, आपको एक फॉर्मूला में पुट करना है, आपके आंसर आ जाएगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, बस इसमें यूनिट में फंसा दे और कुछ नहीं। दूसरा जो सवाल आते हैं, है ना, जो बेसिकली MTSC में आपको दिखेंगे, होमी बाबा में कम दिखते हैं, बट सब पढ़ाते हैं भाई, हम भी पढ़ा देते हैं, कि पूछा जाता है नेट वर्क डन कितना हुआ।
और आपको फाइनल वेलोसिटी भी दी जाती है ना। मोहल्ले वाले प्यार से फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, है ना। और पूछा जाता है नेट वर्क डन क्या होगा। तो ये बेसिकली एक थ्योरम होती है जो एनसीईआरटी वालों को तो पढ़ाई जाती है, स्टेट बोर्ड वालों को भी पढ़ा दी जाती है कि एक थ्योरम होती है कि जो नेट वर्क डन होता है ना, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तुम सोच रहे हो कि भाई ये सब क्या है, भाई ये बहुत ईजी चीज़ है, तुमको बस एक बार रीड करके जाना है और वहाँ पे क्वेश्चन कर देना है बस, कि आपको फाइनल वेलोसिटी दी रहेगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू इनिशियल का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो आप कुछ बुरा मानोगे ही नहीं, है ना। हाफ एम अगर मैं कॉमन ले लूँ तो नेटवर्क डन क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी तक आपको ये बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा कि सर इसमें तो मज़ा ही नहीं आया। भाई इसमें मज़ा नहीं लेना है, ये चैप्टर बनाया गया था चीज़ें ईजी करने के लिए, न्यूमेरिकल्स ईजी करने के लिए, ठीक है। अब तुम इसमें भी मज़े ले रहे हो तो फिर भाई आपके न्यूमेरिकल बनेंगे नहीं। आपको सिंपल सिंपल मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व एग्जांपल अपन ले लेते हैं, है ना। तुमको अभी तक जितना पढ़ा है वो एकदम चमक जाएगा, ठीक है। स्टोन हैविंग मास ऑफ 250 ग्राम, मैंने क्या बोला, मास देगा, है ना, 250। लेकिन ध्यान से पढ़ो आगे क्या लिखा है सर, ग्राम लिखा है। बिल्कुल सही बात है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव मूवमेंट व्हेन इट वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। सर वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट तो सर बराबर है, ऐसा ही यूनिट है। लेकिन सर ये ग्राम है तो क्या मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इसको 250 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम लिख दूँ तो क्या आप बुरा मानोगे, सर बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। कुछ बच्चों को यही समझ में नहीं आता, अरे भाई याद करो दिन जब तुम बचपन में पढ़ा करते थे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम 1/1000 kg अगर मैं लिखूँ तो क्या आप बुरा मानोगे। भाई ये 1000 को मैंने यहाँ भेज दिया तो यहाँ कितना बचा 1, तो 1 ग्राम कितना हो गया 1/1000 kg। बिल्कुल सही बात है। तो 250 ग्राम क्या होगा, 250 ग्राम क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर 250 इंटू 1/1000 kg। बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ गया मुझे बताइए, 250/1000 kg। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से भाई यूनिट कन्वर्जन होता है। तुम 2-4 बार पेन चलाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो भाई अपन ने केजी में कर लिया, तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालने में क्या अब आपको देर लगेगी, बिल्कुल नहीं सर। हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है हाफ, मास के जगह सर मैं लिखूँगा 250/1000 और वेलोसिटी की जगह मैं लिखूँगा 2 और उसका मैं स्क्वायर कर दूँगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये बच्चा भी कर लेगा इसका इक्वेशन। इसको मैं हाफ 0 से 0 काट देता हूँ, ठीक है। 25/100 इंटू मैं क्या लिखूँगा 2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल 25 4 से 100 होता है, 4 से 4 कट गया तो ये कितना आ गया 0.5 और यूनिट क्या आ जाएगी जूल। क्या आ जाएगी यूनिट, जूल आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आसान सवाल था जो अपन ने देख लिया, है ना। अब आई होप आप सबको समझ में आएगा होगा कि कितना आसान चीज़ है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो अपने सिलेबस में आता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। सपोज़ सवाल में दिया जाएगा कि गेंद को हमने उठा के या बॉल को या बॉक्स को उठा के मैंने ऊपर रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी बता दूँ, है ना। या फिर कोई बॉल को मैंने फेंक दिया, अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या, सवाल पढ़ के अपने को समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट के पोजीशन से खेल रहा है कि भाई कभी ऊपर रखा तो बता दो, कभी नीचे रखा है तो बता दो। तो या तो ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल पोजीशन से खेल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, या तो आपको दूसरे तरीके के सवाल मिलेंगे कि स्प्रिंग को मैंने पचका दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो, स्प्रिंग को मैंने खींच दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो या तो पोजीशन के साथ खेल रहा है या तो स्टेट के साथ खेल रहा है। बिल्कुल सही बात है। स्टेट का मतलब क्या है, कभी मैंने कंप्रेस्ड करके रखा है, कभी मैंने इलोंगेटेड करके रखा है, उसको क्या बोला जाता है भैया, स्टेट।
तो अगर स्टेट और पोजीशन से खेल रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे भाई। ये वाला टिक है कि इसकी भी यूनिट जूल होगी भाई, सीजीएस यूनिट अर्ग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2 पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस में है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है mgh। m क्या है मेरे दोस्त? मास। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसकी यूनिट कितनी होती है सर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए क्या ले लेते हैं अपन? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और h क्या होती है मुझे बताइए? हाइट। क्या होती है मेरे भाई? हाइट। सिमिलरली स्प्रिंग क्या होता है ना। स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे एक स्प्रिंग ले लिया, हाँ सर। अब मैंने क्या किया, उसको इतना कंप्रेस किया, एक्स मैंने उसको कंप्रेस किया, तो सपोज वो ऐसी होगी, है ना, ऐसी हो गई। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये के क्या होता है? ये गिवन रहेगा मेरे भाई, गिवन रहेगा ये क्वेश्चन के अंदर। इसको प्यार से बोलते हैं भैया स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भैया? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। सर अभी तक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर ये एच क्या है, सर ये क्या है? अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और फंसाता हूँ, थोड़ा सा और सोचने लगाता हूँ कि ये सवाल इसको करते कैसे हैं। तो कभी भी जो पोटेंशियल एनर्जी के जो सवाल है उसमें आपको सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय कर लेना है। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सपोज मैंने ग्राउंड को मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है मेरे भाई? याद करो दिन कि जहाँ से आप देख रहे हो, है ना, या जहाँ से आप कंसिडर कर रहे हो, है ना। सपोज मैं बोल रहा हूँ 10 मीटर हाइट, तुम पूछोगे भाई कहाँ से? मेरे घर के छत से 10 मीटर लेना है, कि ग्राउंड से 10 मीटर लेना है, कि बुर्ज खलीफा से 10 मीटर लेना है? अरे भाई कुछ तो बताओगे ना। फिर मैंने बोला 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अब तुम समझ गए, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन वाला बोल रहा है 10 मीटर, तो तुम पूछोगे भाई 10 मीटर कहाँ से? मेरे घर से, है ना, बगल वाले के घर से, पड़ोस वाले के घर से, है ना। बिल्कुल सही बात है। इसी को क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। जैसे कि मैंने बोल दिया 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, एक बॉक्स था ग्राउंड के ऊपर, यहाँ से मैंने उसको 10 मीटर ऊपर ले गया, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे सर। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम उसको ऊपर ले गए तो h की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? प्लस का 10 लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे आपको फंसाता है। यहाँ पे कैसे फंसाता है? सपोज उसने बोल दिया ग्राउंड से, है ना, एक बॉक्स को मैंने m1 मार्क्स का बॉक्स था, इसको मैंने पहले 10 मीटर ऊपर ले गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तुम बोलोगे सर mg, और ऊपर क्योंकि ले जा रहे हैं तो मैं लिखूँगा प्लस का 10, बिल्कुल सही बात है। तो कितना आएगा? प्लस का 10 mg, बिल्कुल सही बात है। वहीं मैंने क्वेश्चन ने लिखा कि बाद में ये m1 वाले को अपन ने नीचे ले गए 5 मीटर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो तुम बोलोगे सर mg। अब हम इसको नीचे ले जा रहे हैं, ग्राउंड को मैंने माना भैया रेफरेंस, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, तो भाई क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाय -5 नहीं लिखूँगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी -5 mg नहीं आ जाएगी? बिल्कुल सही बात है। तो ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? प्लस माइनस ये बता रहा है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर है और ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसके नीचे है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। इसी से आपको कई सारे सवाल फंसाएंगे, है ना। और सवाल करने से पहले भी आपको देखना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्या लेना चाहिए, सो दैट ये सवाल इजी हो जाए। और 99% सवालों में रेफरेंस पॉइंट आपको क्या लेना है? अर्थ ले लेना है। क्या ले लेना है? अर्थ ले लेना है, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे कि एक फ्री फॉल वाला केस दिया हुआ है स्टेट बोर्ड के अंदर। अब फ्री फॉल के अंदर क्या है मेरे भाई? सपोज़ आपने, ये बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग थी, वहाँ से एक बॉल को मैंने नीचे फेंक दिया, छोड़ दिया, है ना, हाथ से, बॉल नीचे गई। सपोज़ मैंने बिल्डिंग की छत को मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाय हाय हाय। तो मुझे बताओ, सपोज़ ये नीचे गई 5 मीटर, तो इस पॉइंट के इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो तुम बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी mg, और क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसको मैं -5 लिखूँगा, तो ये क्या आ जाएगा? -5 mg आ जाएगी सर, बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई तुम ग्राउंड को रेफरेंस लो, और सपोज़ ये ऊपर 10 मीटर है
अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो तुम बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से ग्राउंड रेफरेंस से, ग्राउंड को अगर मैं रेफरेंस लूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, है ना, 10 mg आ जाएगी, और 10 के सामने प्लस रहेगा क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। यानी सर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ सकती है क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल आ सकती है ना। तो इस पे एक और सवाल फंसाया जाता है जो बहुत 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 कम बच्चे कर पाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैन वेरी। आपने टर्म पढ़ा होगा, जहाँ भी आप जाते हैं टीचर्स लिखा देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर सकता है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या है। एक ही गेंद, अगर मैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी -5 mg आ जाती है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ तो +10 mg आ जाती है। तो यहाँ पे सवाल जो फंसाता है, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी मे वेरी। इसका रीज़न पूछा जाता है क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल सही बात है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी सर मुझे बताइए, सर मैंने तो पढ़ा है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अरे हाँ या ना, ये सबने पढ़ा होगा कि सर टोटल एनर्जी तो सर कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है मेरे भाई? टोटल एनर्जी होती है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं गेंद को फेंक रहा हूँ तो गेंद की वेलोसिटी चेंज हो रही है और पोजीशन चेंज हो रही है, यानी गेंद के पास काइनेटिक एनर्जी भी है एक समय में और पोटेंशियल एनर्जी भी है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो टोटल एनर्जी जो फ्री फॉल है वो किसके बराबर आती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जब मैं बॉल को फेंक रहा हूँ तब बॉल की वेलोसिटी चेंज होती है। हाँ सर होती है। पोजीशन चेंज होती है, कभी ऊपर रहता है फिर नीचे आ जाता है। हाँ सर। यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोजीशन चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो टोटल एनर्जी होती है ना, ये हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है मेरे भाई? कांस्टेंट होती है। नीचे मैंने व्यवस्थित लिखा भी है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना भाई, वो कांस्टेंट होती है ना। और फ्री फॉल क्या होता है मेरे भाई? फ्री फॉल का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता। गेंद को मैंने छोड़ दिया, नेचुरली मैंने छोड़ दिया, ये मेरे डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग नेचुरली। मैंने एक बच्चे से पूछा कि नेचुरली गिर रहा है मतलब कैसे गिर रहा है? सर अर्थ खींच रही है यानी गिर रहा है। हाँ सर। अरे भैया अर्थ खींच रही है यानी क्या हो रहा है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए ये नीचे गिर जा रहा है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ अगर नेचुरली गिर रही है, अगर तुमने बॉल को ऊपर से छोड़ दिया तो वो नेचुरली जो गिर रही है, किसके वजह से गिर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है, उसको बोला जाता है फ्री फॉल। ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है मेरे भाई। पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताइए, सपोज मैंने ले लिया टोटल एनर्जी थी 100 mg। ठीक है, 100 mg टोटल एनर्जी थी। ऊपर वाला केस अगर मैं ले लूँ, है ना, तो अगर मैं ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता था, है ना, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता था, तो पोटेंशियल एनर्जी आती थी -5 mg। तो मुझे बताइए 100 mg इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है -5 mg। हाँ सर। माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? 105 mg आ गई। बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर मैं ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता था ग्राउंड के, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती थी 10 mg के बराबर। बिल्कुल सही बात है। टोटल एनर्जी तो भैया 100 mg होगा। बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकालेंगे? के प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगी 10 mg। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 mg आ गई। बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया? यहाँ से कंक्लूजन ये निकल गया कि क्या काइनेटिक एनर्जी मे वेरी। अगर ये लिखा जाए काइनेटिक एनर्जी मे वेरी, तो तुम लिखोगे हाँ भाई मे वेरी। पोटेंशियल एनर्जी मे वेरी, ये ऊपर मे है ना, काइनेटिक एनर्जी मे वेरी, तुम लिखोगे हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी मे वेरी, ये भाई बहुत ऊपर के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं लेकिन तुमको समझ में आ रहा है। हाँ सर। रीज़न अगर मैं पूछ दूँ तो तुम बोलोगे डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं लिखूँ टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी
रिमेन्स कांस्टेंट, तो तुम क्या इसको सही बोलोगे? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझा दिया, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अब फ्री फॉल पे जो डेरिवेशन दे रखा है एक पेज भर के, कुछ काम का नहीं है, हर चीज़ तुमने कवर कर ली मेरे भाई। जैसे कि सवाल पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो बीच में आके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर ये सपोज बिल्डिंग की हाइट थी h, बिल्कुल सही बात है, सॉरी भाई। तो ये जैसे ही नीचे गया यानी ये h/2 हो गया, बिल्कुल सही बात है। सर पोटेंशियल एनर्जी बता दो, पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी mg है ना। मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया, ग्राउंड को मैंने रेफरेंस मान लिया, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे भाई, h/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि बीच में आ गया तो क्या होगा। तो कुछ नहीं दिया है तो भाई ग्राउंड रेफरेंस लेना है ना, और ग्राउंड रेफरेंस से अपन सारे सवाल करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये h/2 है भाई ऊपर, हाँ सर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जब ये बॉल बीच में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh/2। क्या तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल सर हम बुरा नहीं मान रहे। मैंने बोला जब ये ऊपर था इस पॉइंट पे तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी? तुम बोलोगे सर जब ये सबसे ऊपर था तब तो ये चल ही नहीं रहा था, है ना। जब ये एकदम ऊपर था तब ये चलना चालू किया था क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या इसके पास? बिल्कुल नहीं सर। तो सर काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सर? तो ये वाली हाइट थी सर h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, बिल्कुल सही बात है। यानी टोटल एनर्जी कितनी थी मेरे भाई, mgh थी, बिल्कुल सही बात है। और जब ये बीच में आ गया तो अपन ने तो निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई सर, mgh/2। मैं पूछूंगा मेरे दोस्त जब ये बीच में था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, तो क्या अब आप इजीली निकाल पाओगे कि टोटल एनर्जी तो mgh3 और ये इतनी ही रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे आपको लिखना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी mgh होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाल दी mgh/2। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, mgh माइनस mgh/2, जो कि कितना आ गया, mgh/2। तो इससे कंक्लूजन क्या आया, है ना, कंक्लूजन ये आया कि जब ये बीच में आ जाता है तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जब ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे रहता है तब ये चलता ही नहीं है मेरे भाई, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, mgh, बिल्कुल सही बात है। और जब ये सबसे नीचे आ जाएगा तो अपन ने भाई इसी को रेफरेंस लिया है, यानी कि क्या इसकी हाइट धरती से जीरो नहीं हो जाएगी क्या? जब ये धरती पे ही आ गिरेगा तो क्या इसकी हाइट धरती से जीरो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी क्या? तुम बोलोगे सर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, mgh हो जाएगी। क्योंकि तुमने अभी लिखा कि टोटल एनर्जी जो कि mgh है वो होती है काइनेटिक एनर्जी जो कि होगी k प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगी ज़ीरो। तो क्या यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh लिख दूंगा तो क्या आप तुम बुरा मानोगे? सर बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तो यही होता है भाई कॉन्सेप्ट, इसको पूरा एक पन्ने में लिखा गया है जो कि कुछ भी काम का नहीं है ना। आपको मैंने प्योर कॉन्सेप्ट बताया है कि ग्राउंड से अपने को सवाल सॉल्व करने हैं, है ना। ऊपर जो हाइट रहेगी पॉजिटिव ले लेनी है, नीचे जो हाइट रहेगी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ले लेनी है ना। फ्री फॉल के केस में हमेशा ऊपर का ही खेला होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सवाल अपन ले लेते हैं भाई। देखो आपको सवाल कितने ईजिली आप कर लोगे। 5 kg वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक 10 मीटर हाई बिल्डिंग, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन वाटर, ठीक है। तो भाई कितना आसान सवाल है, अब तुम खुद से करके देखो यार, है ना। तो भाई यहाँ से देखो 500 kg वाटर स्टोर इन ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये ग्राउंड थी, हाँ सर, ये 10 मीटर की हाई बिल्डिंग थी, और ऊपर क्या था भैया
500 kg का पानी की टंकी थी बिल्कुल। तो भाई हाइट कितनी हुई, हाइट कितनी हुई, प्लस का 10 मीटर हो गई। हाँ सर। मास की वैल्यू कितनी है, 500 kg ऐसा यूनिट में। हाँ सर। भाई जी की वैल्यू कितनी होती है सर, 9.8 होती है। हाँ सर। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम होगा 500, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8, और एच की वैल्यू कितनी होगी 10। बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49000। बिल्कुल सही बात है। 98 फाइव है भाई 490 होता है। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। यूनिट क्या आ जाएगी, जूल आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कितना आसानी से हो गया है ना। मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोग फंसते हैं। दूसरा, बचपन में अपन पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भाई कन्वर्ट होती है। तो सपोज़ ये आपको रीड करना है, इसमें देखो थर्मोकपल इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा थर्मोकपल क्या करता है, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछ सकता है। प्राइमरी सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो अपन ने देखा होगा वो वाली बैटरी जो होती है ना, नॉर्मल वाली, जिसके अंदर केमिकल है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, वो प्राइमरी सेल होती है। और जो मोबाइल के बैटरी होते हैं रिचार्जेबल, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी वापस चार्ज हो जाती है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोलार सेल क्या करेगा सर, सोलार सेल लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर दत 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 ऐसे चलता है भाई, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है दत 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 वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।